हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय वीके गर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 60 के सॉल्यूशंस फ्रॉम अ चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय द पब्लिकेशन एमटीजी। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। Which of the following statement is false for a perfect conductor? ये जो कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टी आपको लिखवाई जाती हैं उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या कहता है देखिए, विच इज फॉल्स स्टेटमेंट। हमें फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। करेक्ट है बच्चों। सरफेस क्या, पूरी बॉडी कंडक्टर की इक्विपोटेंशियल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड just outside the surface of a conductor is perpendicular to surface. Yes, electric field terminate and originate perpendicularly on the surface of conductor. The charge carried by metallic sphere is always uniformly distributed on over its surface. यहां पर थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। यहां पर स्फीयर है बेटा, अगर ये मेटेलिक स्फीयर वर्ड लिखा है तो यस, अगर हम मेटेलिक स्फीयर को चार्ज देंगे तो उसकी सरफेस पे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर यहां मेटेलिक स्फीयर की जगह लिखा होता चार्ज कैरिड बाय अ कंडक्टर, तब ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाती, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाती। बट डेफिनेटली स्फीयर के ऊपर ये चार्ज क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसीलिए ये सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्या कह रहा है देखिए जरा, कंसिडर टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 with R1 greater than R2 if the two are at same potential and larger sphere has more charge than the smaller sphere, then क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए बच्चों। रेडियाई R1 R2 है, टू आर एट सेम पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल सेम है। अगर पोटेंशियल सेम है तो हमें पता है जो चार्जेस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रेडियाई होते हैं। चार्जेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रेडियाई। तो बड़े वाले स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। यही इसने कहा है, लार्जर स्फीयर हैज मोर चार्ज देन द स्मॉलर स्फीयर। द सरफेस डेंसिटी ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज लेस। सरफेस डेंसिटी के बारे में क्या कहेंगे, इसी फॉर्मूला को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किस फॉर्म में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई R1 का स्क्वायर डिवाइड बाय R1। यहां हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 4 पाई R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय R2। तो यहां पर बच्चों आप देख सकते हैं सिग्मा 1 R1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 R2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जो सिग्मा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। दैट मींस लार्जर स्फीयर के ऊपर चार्ज डेंसिटी कम होगी। तो क्या होगा बच्चों, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉलर इज मोर देन द लार्जर। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। काफी बार इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि रेशियो ऑफ चार्जेस या रेशियो ऑफ चार्ज डेंसिटी फाइंड करिए जब दो कंडक्टर को हमने मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया। दैट मींस उनका पोटेंशियल सेम हो गया है। ओके बच्चों, आई विश एंड आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो। आपने बाकी सभी पार्ट्स के भी सॉल्यूशंस देखे हों, बाकी सभी सॉल्यूशन के पार्ट्स भी आपने देखे हों एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन कर लिया हो। अगर ऐसा नहीं है तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें कनेक्ट करें, ज्वाइन करें और वहां पर बाकी सभी इंफॉर्मेशन के लिए भी आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ये देखिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ चार्ज डेंसिटी पूछी थी, किस पे ज्यादा किस पे कम होगी, बट यहां पर हमें कैलकुलेट करनी है। कहता है टू मेटल स्फीयर, वन ऑफ रेडियस R, अदर ऑफ रेडियस 2R, both have same surface charge density sigma if they are brought in contact। इसका मतलब क्या है, यानी कि जब वो कांटेक्ट में आए थे तो उनका पोटेंशियल सेम हो गया था
एंड सेपरेटेड। अब एक बार सेम हो गया तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फटाफट से हो गई होगी। द न्यू चार्ज डेंसिटीज ऑन ईच ऑफ द स्फीयर्स। कैसे करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। अगर हम देखें इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे। इनिशियली टोटल चार्ज कितना था, आपको सबसे पहले लिखना है इनिशियल टोटल चार्ज। एक के ऊपर सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरे के ऊपर सिग्मा 4 पाई 2 आर का स्क्वायर। आप इसे लिख सकते हैं 5 सिग्मा 4 पाई आर का स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे 20 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर लास्ट में भी हमारे पास कटेगा बेटा, ठीक है। तो क्या होगा टोटल चार्ज। अब हमें पता है अगर दो स्फीयर आपस में कनेक्ट किए जाते हैं मेटेलिक वायर से, या डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में लेकर आते हैं, पोटेंशियल बराबर हो जाता है। तो जो चार्जेस हैं फाइनल चार्जेस वो रेडियाई की रेशियो की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा R डिवाइड बाय 2R, तो वो किस रेशियो में आएंगे 1/2। एंड जो टोटल चार्ज है वो हमारे पास कितना है बच्चों QT के बराबर। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, Q2 को क्या लिखा जा सकता है 2Q1। 2Q1 वैसे तो ये आपको फॉर्मूला भी याद होगा, मैं लिख देता हूं आपके लिए। तो Q1 आ जाएगा QT डिवाइड बाय 3। फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है चार्ज के लिए, अगर आप इतनी मेहनत से बचना चाहते हैं। अगर हम 1 पे चार्ज देखना चाहते हैं तो ये होता है R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 टोटल चार्ज बेटा, क्योंकि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। 2 पे फाइनल चार्ज लिखना चाहते हैं तो ये क्या होगा R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 QT। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं बच्चों Q1 पे चार्ज आ गया है, Q2 पे चार्ज कितना होगा, Q2 पे चार्ज कितना होगा 2R डिवाइड बाय R प्लस 2R QT, यानी कि 2/3 टोटल चार्ज। क्लियर है बच्चों। अब हमें क्या लिखनी थी चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, गौर से देखिए, सिग्मा 1 Q1 डिवाइड बाय एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। Q1 कितना है 1/3, Q2 कितना था 5 सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, और डिवाइड बाय एरिया कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो आंसर इज 5 सिग्मा बाय 3। ओके बच्चों, तो आपको बीच में ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा सीधा यहां से ये रिजल्ट लिखते और यहां पर आप इसको पुट कर सकते थे। ऐसे ही सिग्मा 2, जब आप सिग्मा 2 लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, सिग्मा 2 होगा Q2 डिवाइड बाय 4 पाई 2R का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/3 5 सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर, ये कट जाएगा बच्चों, यहां 2 कट जाएगा तो ये बचेगा 5/6 सिग्मा। ओके बच्चों, आई होप आपको ये क्लियर है। पहले आपको टोटल चार्ज लिख लेना है। टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है कनेक्शन की वजह से, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमें पता है। उसके बाद आप उनको एरिया से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर बन जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, बी ऑप्शन 5/3 5/6। क्लियर। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ये तो थ्योरेटिकल है, सबको पता होगा, केमिस्ट्री में आप सब पढ़ते ही हैं। पोलर मॉलिक्यूल कौन सा होगा, O2 H2N2 या फिर HCl, तो HCl होगा बेटा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पोलर मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, यस। नॉन पोलर के लिए परमानेंट नहीं होती, जब फील्ड में रखते हैं तभी उसके ऊपर डायपोल मूवमेंट आती है। CO2 मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, ये भी गलत, ये भी गलत। द डायपोल फील्ड एट लार्ज डिस्टेंस फॉल्स एज, नो, डायपोल का फील्ड होता है 1/r³, तो ये भी गलत। तो हमारे पास पहली ही करेक्ट स्टेटमेंट थी, तो हमें कुछ ज्यादा कंफ्यूजन या सोचने की जरूरत नहीं थी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ मेटल इज, मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी। मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इनफाइनाइट। ये तो सबको मालूम ही है। चलिए भी क्वेश्चन नंबर 47। व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट K, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। एयर इज रिप्लेस्ड, अगर आप ध्यान से देखें तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स 1/ε0 Q1 Q2 by r²। हमें पता है जब हम
मीडियम रख देंगे एयर की जगह पर, तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाता है, एप्सिलॉन आर, और इसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, के। तो जो F बाय के हो जाएगी, तो फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस के टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 48, metallic sphere of radius r is charged to potential V, then the charge Q is proportional to। ओ भाई पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर, तो जो चार्ज है के क्यू बाय आर, जो चार्ज है दिस इज प्रोपोर्शनल टू वी एंड आर, दिस इज प्रोपोर्शनल टू वी एंड आर बेटा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, अ स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स held in position by suitable insulating support as shown in the figure। The spherical capacitors, ये तो फॉर्मूला है बेटा, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई, सॉरी इसको मैं इस तरीके से याद कराता हूं बच्चों, एप्सिलॉन नॉट, पैरेलल प्लेट का होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहां पर एरिया लिखना है, बड़ी आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं, एरिया हमारे पास क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, यहां पर दो रेडियस हैं तो R1 R2 प्रोडक्ट हो गया, डिवाइड बाय इन दोनों के बीच की सेपरेशन क्या है, डी होता है सेपरेशन, तो सेपरेशन क्या है, R2 माइनस R1, यहां पर R1 बड़ा दिया हुआ है तो आपको लिखना था R1 माइनस R2। गेटिंग माई पॉइंट, तो सीधा सीधा आपके पास आ जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला हीट ट्रांसफर में, कंडक्शन में भी यूज होता है, रेजिस्टर में भी यूज होता है, और यहां कैपेसिटर में भी यूज होता है। तो एरिया की जगह 4 पाई R1 R2, आर स्क्वायर की जगह R1 R2, सेपरेशन की जगह R1 माइनस R2। यू कैन इजिली रिमेंबर दिस फॉर्मूला, अगर अभी तक आपको नहीं पता था तो आज के बाद इसे आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 बेटा, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स of radii A and B are connected to each other by wire. The ratio of electric field at the surfaces, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है बच्चों। अगर हमने दो कंडक्टिंग स्फीयर को कनेक्ट कर दिया बाय अ मेटेलिक वायर, तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। सरफेस पे फील्ड क्या होगा, सरफेस पे फील्ड क्या होता है बच्चों, के क्यू बाय आर स्क्वायर, एंड पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर, तो आप इसे न्यूमेरिकली लिख सकते हैं V बाय आर। अब पोटेंशियल क्या था, सेम, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, तो क्या आंसर आएगा, E1 बाय E2, दिस इज B बाय A, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, B बाय A। अब कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर यहां रेशो निकालनी थी तो A बाय B भी हो सकती है, तो बेटा इस चीज को समझें, जो टर्म पहले दी है उसकी रेशो में हम उसे न्यूमिनेटर में रखेंगे, जो बाद में दी है वो डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इस रेडियाई के कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पहले लिखेंगे, इस रेडियाई के कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में। क्लियर है, तो इस बात का ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना पेपर में। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 51, जैसे कि हमने देखा था लास्ट वीडियो में भी दो क्वेश्चन में करेक्शन थी। इन जनरल करेक्शन बहुत कम है, जो एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बुक है एमटीजी की, बट इस चैप्टर में 2-3 जगह पर है। ओके, तो इस क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 51 में ये हमारे पास क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखेंगे। कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनुलर रीजन ऑफ चार्ज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। चार्ज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में बेटा अगर आप ध्यान से देखें, एक मिनट, चार्ज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में बेटा हम लोगों को पता है कि जो फील्ड होगा वो अंदर वाले सिलेंडर की वजह से होगा। जो फील्ड होगा सिलेंडर के अंदर क्या होता है, इस आउटर वाले की वजह से जीरो, सिर्फ इनर सिलेंडर की वजह से होगा। और इनर सिलेंडर की वजह से फील्ड क्या होता है ये आप लोगों को पता है बेटा। इनर सिलेंडर की वजह से फील्ड क्या होता है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ओके, आपको पता है जैसे ये जो सिलेंडर है, दिस फॉर आउटसाइड रीजन इट एक्ट एज अ वायर, तो मैंने आपको लिखवाया हुआ है आउटसाइड पॉइंट पे 2k लैम्डा बाय आर होता है। बट क्योंकि ये सिलेंडर है तो सिग्मा को किस में कन्वर्ट किया जाता है बच्चों, सॉरी लैम्डा को सिग्मा में। सिग्मा होता है 2 पाई एल,
तो यहां पर 2 पाई आर, आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, डिवाइड बाय आर। बट स्टिल जो हमारे पास रिलेशन है वो क्या रहता है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहां पर आनी थी एक करेक्शन और आंसर आएगा सी, वेरीज एज 1 बाय आर वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस। यहां आप एक छोटी सी करेक्शन इसमें कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 इज बेस्ड ऑन सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। मैं आपको बता दूं बच्चों, स्फेरिकल कैपेसिटर के क्वेश्चन फिर भी हमें काफी जगह देखने को मिल जाते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के तो है ही हैं, बट सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। बट यहां पर देखिए ऊपर था सिलेंडर की वजह से फील्ड, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जब लिखते हैं तो उसमें वो गॉस लॉ के बाद, सॉरी गॉस लॉ नहीं, उसके बाद जो है डेरिवेशन की फॉर्म में हम वहां पर फॉर्मूलाज लिखते हैं। बट यहां पर हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हैज टू कोएक्सियल सिलेंडर्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 1.5 सेंटीमीटर एंड 1.6 सेंटीमीटर। द आउटर सिलेंडर इज अर्व्ड एंड इनर सिलेंडर इज अ चार्ज दिस कैपेसिटेंस। अब इसमें भी जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है उसका फॉर्मूला यहां लगेगा, फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, 2 पाई एल। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसे याद रख सकते हैं, R2 बाय R1, आउटर रेडियस बाय इनर रेडियस, एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई एल। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, डिराइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को सिलेंडर की वजह से फील्ड का फॉर्मूला ही नहीं पता होता। बट आपके लिए सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, वो सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को लिखवाए गए होंगे क्लास में, ये मुझे पूरी उम्मीद है। यहां पर अगर हम देखें 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइड बाय लॉग R2 बाय R1। अब तो इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है बेटा, क्या होगी, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भाई 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 उधर ले जाओ तो 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 18 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। तो ये आएगी 18 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। लेंथ कितनी है, लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और जो रेडियाई है, रेडियाई कितने हैं आउटर एंड इनर, 1.6 डिवाइड बाय 1.5, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब अगर आप देखें तो आपको इसकी सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी। यहां पर जैसे ही आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ये हो गया 10, ये हो गया 9, 1/9 पावर को ऊपर ले जाएंगे, 10 रेज़ टू पावर -10 बन गया है। अब अगर हम देखें तो log 16/15, 1 पॉइंट समथिंग, log 1 पॉइंट समथिंग अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये वैल्यूज बनती हैं 17 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11। डोंट वरी, अगर ये नीट में क्वेश्चन आता है तो पक्का से आपको इसकी वैल्यू वो क्वेश्चन में देगा। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जब भी कभी हमें ऐसी वैल्यू की जरूरत पड़ी है तो उसकी वैल्यू नीट ने क्वेश्चन में डाटा की फॉर्म में दी होती है। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी टेंशन आपको नहीं लेनी है बच्चों। तो क्या आंसर बनेगा, सी ऑप्शन। गेटिंग माय पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी इंक्रीजेस, ओ माय गॉड, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द प्लेट डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटी डिक्रीज करेगी, हमें तो कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो भी कैपेसिटी डिक्रीज करेगी, एरिया इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटी इंक्रीज करेगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज करेंगे तो भी डिक्रीज करेगी। तो इंक्रीज किस केस में कर रही है, थर्ड केस में इंक्रीज कर रही है। क्वेश्चन नंबर 54, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज 2 स्क्वायर प्लेट्स with equal and opposite charges. The surface charge densities on the plates are this. In the region between the plates, the magnitude of electric field, ये तो सबको ही पता है। Between the plates, electric field क्या होता है बच्चों, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। फिर कहता है 55, a parallel plate air capacitor is charged, इस वर्ड को ध्यान से देखना है, charged to potential difference of V volt। अगर यहां चार्ज लिख दिया तो वो आइसोलेटेड कैपेसिटर की बात करता है, बट इसने बाद में मेंशन भी कर दिया है, आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द चार्ज्ड बैटरी द डिस्टेंस बिटवीन। अगर हमने
कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी से, तो इसका मतलब बेटा इसके ऊपर क्या सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है। अब चार्ज कहीं फ्लो नहीं कर सकता, बैटरी नहीं जुड़ी हुई है। अब कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज्ड। डिस्टेंस इंक्रीज करने का मतलब क्या है, अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटर डिक्रीज हो जाएगी, तो कैपेसिटेंस क्या हो गई बच्चों, डिक्रीज हो गई है। एज अ रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, Q बाय C, तो चार्ज रहा सेम, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गई, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, क्या कहता है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड देन आइसोलेटेड, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्लेट सेपरेशन। अभी अभी जो हमने 55 क्वेश्चन किया और ये सेम है बेटा, चार्ज एंड आइसोलेटेड मतलब चार्ज सेम। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्लेट सेपरेशन, प्लेट सेपरेशन का इफेक्ट C डैश कम हो जाएगा, जो V डैश है वो बढ़ जाएगा, V बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, चार्ज पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, चार्ज सेम ये वाला, पोटेंशियल इंक्रीज ये वाला, चार्ज सेम पोटेंशियल इंक्रीज कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी। बड़े आसान क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, बस आपको इन चीजों को याद रखना है। अगर बैटरी कनेक्टेड हो तो पोटेंशियल सेम रहता है, अगर बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाए तो चार्ज सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 57, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू बैटरी एज शोन इन फिगर, कंसिडर टू सिचुएशंस। आ गई वही दोनों सिचुएशन जो हमने बात की अभी अभी, की के इज केप्ड क्लोज्ड एंड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर मूव्ड अपार्ट। फर्स्ट पॉइंट में बेटा केप्ड क्लोज्ड यानी कि पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, प्लेट्स मूव अपार्ट, कैपेसिटेंस डिक्रीज, तो चार्ज भी डिक्रीज। सेकेंड केस में की इज ओपन एंड प्लेट्स आर मूव्ड अपार्ट, की ओपन कर दी तो चार्ज सेम, कैपेसिटेंस डिक्रीज, पोटेंशियल इंक्रीज। तो क्या कहता है, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इन फर्स्ट केस चार्ज रिमेन सेम बट सी चेंजेस, फर्स्ट केस में क्या रहता है बच्चों, V सेम, ये गलत हो गया हमारे पास। सेकेंड केस V रिमेन सेम बट C चेंजेस, नो बेटा सेकेंड में चार्ज सेम रहता है। इन फर्स्ट केस V रिमेन सेम, Q चेंजेस, यस। इन सेकेंड केस बोथ Q एंड V चेंजेस, रॉन्ग। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, C ऑप्शन। फर्स्ट में V सेम रहेगा, सेकंड में Q सेम रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ में भी काफी बार आपको इसके ऊपर बेस क्वेश्चन मिलते हैं कि आइसोलेटेड कैपेसिटर चार्ज सेम, कनेक्टेड कैपेसिटेंस पोटेंशियल सेम। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 अगर आप देखें, इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बी डिनोटेड बाय K एंड X रिस्पेक्टिवली, then for a material suitable for use of dielectric in a capacitor must be। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर बढ़ाएंगे तो C बढ़ जाएगा बेटा, अगर C बढ़ जाएगा, कैपेसिटी बढ़ गई तो कैपेसिटर ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएगा, तो K तो चाहिए हाई। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, हो सकता है आपको यह ना पता हो कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है मैक्सिमम फील्ड अप टू विच दीज, जो हमारे पास मीडियम है, दीज कैन नॉट गेट आयोनाइज, दीज डू नॉट बिकम्स कंडक्टिंग। बियॉन्ड दिस फील्ड द मीडियम बिकम्स कंडक्टिंग, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। एयर के लिए इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लिखी जाती है, क्वेश्चन आता है कि एक चार्ज कंडक्टर के ऊपर मैक्सिमम एक कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज कितना दे सकते हैं। तो जितनी ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी मीडियम की, उतना ज्यादा हम उसके अंदर फील्ड प्रोड्यूस कर पाएंगे, उतना ज्यादा कैपेसिटर को चार्ज दे पाएंगे, उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएंगे। तो दोनों ही क्या होने चाहिए बच्चों, हाई। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, दिस इज द फील्ड बियॉन्ड विच मीडियम बिकम्स आयोनाइज एंड कंडक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 59, a parallel plate capacitor with air between the plates has capacity 10 picofarad. The capacitance if the distance between the plates is reduced to half,
जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच में उसको हाफ करना है एंड फिल्ड विद द सूटेबल मटेरियल। ध्यान से देखिए C किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, दिस इज 10 पिको फैरेड। अब हमने क्या कर दिया, जो नई कैपेसिटेंस है, एरिया वही है, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस टू हाफ एंड द स्पेस इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एप्सिलॉन नॉट के साथ यहां पर क्या आ जाएगा, अब आगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यहां पर देखिए 4 है। अगर ये 4 है तो ये 4 एप्सिलॉन नॉट A और ये हो गया D बाय 2। तो ये कितना हो गया बच्चों, 8 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। और एप्सिलॉन नॉट A बाय D कितना गिवन था, 10 पिको फैरेड। तो ये आ गया बच्चों 80 पिको फैरेड। तो दिस इज द आंसर, वही है 80 पिको फैरेड। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 60? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बच्चों। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट यहां पर मिलते रहेंगे। कुछ भी बात हो, आप कुछ क्वेरी करना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है, तब भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और नीट 2020 के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो भी टाइम टू टाइम टेस्ट उस ग्रुप में पोस्ट किए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम इज 3 माइक्रोफैरेड। With the introduction of dielectric medium between the plates, the capacitance becomes 15 microfarad. The permittivity of medium, आपको पता है बच्चों, C जब हमारे पास एयर है तो एप्सिलॉन नॉट A बाय D, जब हमने मीडियम डाल दिया तो ये होगी कि एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये हमें 3 माइक्रोफैरेड दिया है, ये हमें 15 माइक्रोफैरेड दिया है। तो इन दोनों इक्वेशन से K की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई बेटा। K की वैल्यू क्या आ गई, 5। बट इसने K नहीं पूछा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में 5 दे रखा है, बच्चा फटाफट मार्क कर देगा और नंबर गवा देगा। इसने परमिटिविटी पूछी है। K क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। मतलब यहां पर आपको 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 5 करना था। तो ये बनेगा 44.25 इंटू 10⁻⁻12। तो ये बनेगा 0.44 इंटू 10⁻⁻10। ध्यान रखना है बच्चों, धोखेबाज क्वेश्चन है। ध्यान रखना है, बच्चा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करता है और इसी को मार्क कर देता है। ये रिलेटिव परमिटिविटी होती है। अगर हमें परमिटिविटी निकालनी है तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकालनी होगी मीडियम की। तो ये थी बेटा हमारे पास डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 60 ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस फ्रॉम एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय पब्लिकेशन एमटीजी। आई होप आपने बाकी सभी चैप्टर की जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो भी देखे होंगे। जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे और सभी चैप्टर की वीडियो सॉल्यूशन जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, माइल्स टू गो। थैंक यू।